सेल साइकिल का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ लिए थे इंटरफेस को। इंटरफेस जैसे मेकअप फेज और प्रिपरेटरी फेज, मैंने आप लोगों को एक लेडी की एग्जांपल देके बताया था कि जैसे वो क्या करता है इंटरफेस में अपने आप को तैयार करता है, मेकअप करता है किसी शादी फंक्शन में जाने के लिए। वो 4 घंटे मेकअप करेगी, 1 घंटे वो क्या करेगा, जाके वहां पे परफॉर्म करती है। तो हमने लास्ट क्लास में इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया था। हमने इंटरफेस के बारे में देखा था क्या होता है, लॉन्ग होता है, नॉन डिवाइडिंग ग्रोविंग फेज, प्रिपरेटरी, मेकअप फेज या फिर मोस्ट एक्टिव फेज होता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीजें क्या करते हैं, किसी भी चीजों को शुरुआत करने से पहले उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। वैसे ही क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस क्या होता है, मोस्ट एक्टिव फेज होता है। इसमें सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है डिवीजन फेज में जंप करने के लिए। इसके बाद है, अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इंटरफेस के बाद अपन आज जंप करते हैं एम फेज में, जिसे हम बोलते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज या फिर इसमें मियोसिस फेज। दोनों फेज को पढ़ेंगे। इसे एक्चुअल डिवाइडिंग फेज या फिर एक्चुअल डिवीजन फेज के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास माइटोसिस क्या है, एम फेज है। एम फेज मेनली क्या है, इसमें दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट इज माइटोसिस और दूसरा क्या है अपने पास, मियोसिस। ये माइटोसिस और मियोसिस में दो सेम प्रोसेस चलती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। किसी भी सेल जब डिवाइड करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। देन दूसरी बार में क्या करता है, वो अपने साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है माइटोसिस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जनरली हमको देखने को मिलता है सोमैटिक सेल्स में। मतलब क्या है, ये जो मेरा बॉडी बना है, तो पूरी बॉडी को बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स। मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन लाइक स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, उनको बनाने वाले जो सेल्स हैं, उनको छोड़कर जितने भी बॉडी को बनाने वाले जो सेल्स रहते हैं वो किसमें आते हैं, माइटोसिस सेल कहलाते हैं। तो माइटोसिस सेल को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये जो पेरेंट है, क्या है, पेरेंट है। अगर कोई पेरेंट क्या है, डिप्लॉयड है, उसमें क्या है, उनके जेनेटिक मटेरियल की कंपोनेंट डबल है, तो वो क्या करेगा, डिवीजन करने के बाद जो डॉटर सेल बनाएगी उसमें भी उनका जेनेटिक मटेरियल का कंपोनेंट इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, पहला अपन देखते हैं फिर कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले जब सेल क्या करता है, डिवीजन फेज में एंटर करता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या है, हमारे पास दिख रही कैरियोकाइनेसिस, मतलब क्या है, कैरियन मींस न्यूक्लियस और काइनेसिस मींस होता है डिवीजन। मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले क्या हो गया, सपोज करिए सेल हो गया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के डिवीजन को यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये बहुत सारे फेजेस में होती है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो फर्स्ट हम अपने पास प्रोफेज, प्रो जैसे कि नाम भी ये बता रहा है, प्रो मींस फर्स्ट, है ना। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज होती है या फिर फर्स्ट डिवीजन फेज होती है बिफोर अपीयरेंस। मतलब देखो, प्रो का मतलब होता है बिफोर और फेजेस का मतलब होता है अपीयरेंस। तो क्या होती है, फर्स्ट हमको दिखाई देने वाली जो डिवीजन है वो कहलाती है प्रोफेज। प्रोफेज को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और हमारे पास है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब इनिशियल स्टेज में जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, लगभग एक्टिव स्टेज उनकी दिखाई देती है। मतलब इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जितने भी क्या है सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सभी हमको क्या करते हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो क्रोमैटिन थ्रेड है, जो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल बनाती है। यहाँ पे हम लोग को जो दिख रही है क्या है, थ्रेड के फॉर्म में पाई जाती है, फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है। ये हो गया हमारा अर्ली। अब दूसरा है क्या है, मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमैटिन पाए जाते थे वो क्या हो जाएंगे, आप कंडेंस हो जाएंगे, मतलब वो सिकुड़ जाएंगे और सिकुड़ कर क्या होंगे, उनकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जो क्रोमैटिन था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है, इसके अलावा क्या होता है, इस रीजन पे जो सेंट्रियोल पाई जाती है, स्पेशली एनिमल सेल्स में पाई जाती है, तो ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे पोल्स की ओर ये क्या कर रहे हैं, मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है लेट प्रोफेज। मतलब ये प्रोफेज के लास्ट स्टेज होती है। इस कंडीशन में होता ये है कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाती है और ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल रहते हैं वो सभी तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, जो सेंट्रियोल है होते हैं वो अपने पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं। ये हो गया हमारा प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद आता है हमारा दूसरा है मेटाफेज। क्या, मेटाफेज। मेटा मींस हो गया मिड का, मतलब इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा प्रोफेज में बना हुआ जो क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, मिड प्लेट पर, किसमें, सेल की मिड प्लेट पर। मतलब अभी ये कहां था, अभी पूरी डिवीजन था न्यूक्लियस में चल रही थी। अब क्या होता है, जैसे हमारा प्रोफेज खत्म होता है, ये जो
क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। अब साइटोप्लाज्म में इंटर करने के बाद जो मेटाफेज है उस कंडीशन में क्या करेगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, मिड प्लेट पे अरेंज हो जाएगा। किस पे? मिड प्लेट पे हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा किसके अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग होगा। जो बड़े साइज के जो क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या करेंगे, पेरिफेरी की ओर अरेंज रहेंगे। देखो इधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे। जो इससे छोटी रहेगी थोड़ा इसके बाद, इससे छोटी रहेगी इसकी थोड़ी बाद, और सबसे छोटी रहेगी वो कहाँ पे, मिड मतलब सेंटर रीजन पे प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा सेंट्रियोल से क्या निकलती है, सेंट्रियोल से हमारे पास निकलती है एस्ट्रल रेस। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर या फिर एस्ट्रल रेस। तो इस स्पिंडल फाइबर की हेल्प से होता ये है कि जो यहाँ पे है क्रोमोसोम, जिन जो क्या करते हैं सेंटर रीजन पे जिनसे जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कि सेंटर रीजन को सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के जस्ट ऊपर पाई जाती है काइनेटोकोर। तो ये सेंट्रियोल से निकलने वाली स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर को कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से दोनों रीजन पे मतलब दोनों पोल से क्या होती है, क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर, मतलब जिस रीजन से क्या होती है स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच रहती है उसको काइनेटोकोर। और क्रोमोसोम की जो आर्म आपस में एक दूसरे से जो जुड़ी रहती है, जो बीच वाली ये रीजन बता रहा हूं, ये कहलाता है आपका सेंट्रोजोम। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, दूसरे को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन सा होगा, देखो यहाँ इस स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल फाइबर निकल रही कहां से, इस सेंट्रियोल पुल से, और दूसरा कहां से निकल रहा है, इस सेंट्रियोल से निकल रही है। तो मतलब क्या है, ये बीच बीच में ब्रेक हो गई है। लेकिन एक स्पिंडल फाइबर कहां से निकल रही है, इस सेंट्रियोल से डायरेक्ट दूसरी सेंट्रियोल पे पहुंच रही है, इस सेंट्रियोल से होके डायरेक्ट ये दूसरी सेंट्रियोल पे, मतलब ये क्या है, कंटिन्यू है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसको एस्ट्रल डिवीजन या फिर क्या बोलते हैं, एस्ट्रल फेजेस भी बोलते हैं, या फिर एस्ट्रल रेस भी बोलते हैं एनिमल के केसेस में। क्यों, क्योंकि केवल स्पिंडल फाइबर या फिर सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाता है, इसलिए इसको एस्ट्रल डिवीजन भी कहा जाता है। ये और ये बेस स्टेज होता है किसी भी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहला प्रोफेज में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे कंडेंस हुए और सेंट्रियोल पोल पर पहुंच गए। अब हमने क्या देखा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम साइटो न्यूक्लियस में था, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस की वॉल डिवाइड हुई, और उसके बाद ये कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ये मिड प्लेट पे मतलब सेल की मिड रीजन पे क्या हो गया है, अरेंज हो गया हमारा क्रोमोसोम। अब ये क्या करेगा, मिड रीजन पे अरेंज होने के बाद ये कहां, हमारे नेक्स्ट फेज में पहुंचेगा, जिसे बोलेंगे हम लोग एनाफेज। एनाफेज मतलब एना मींस होता है अब स्टेज, मतलब फेज मतलब होता है स्टेज। तो इस कंडीशन में होगा ये कि अब जो हमारा क्रोमोसोम मिड प्लेट पर था वो क्या करेगा, अब मतलब ऊपर की ओर। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी अपनी ओर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर है जो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो फाइबर है वो उसमें पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म चलेगा, जिनकी वजह से होगा ये कि जो आपस में जुड़े हुए क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर से, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे और उनको अलग करते हैं। ठीक है, तो देखो इस रीजन पे ये है हमारे पास एनाफेज। क्या है ये हमारा एनाफेज। तो इस एनाफेज कंडीशन में ये दिख रही है कि ये क्रोमोसोम आपस में क्या थे, पूरी सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं। इधर एक सेंट्रियोल या इधर से, दूसरा यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम था जो सेंट्रल प्लेट पे अरेंज्ड था, वो एक दूसरे से क्या हो गया, स्प्लिट अप होकर, इस क्या हो गया एनाफेज में स्प्लिट अप हो जाती है। स्प्लिट अप होकर क्या करते हैं, अलग अलग अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर जाते हैं। अपोजिट पोल का मतलब इधर जब ये ऐसा था तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और ये वाला जो क्रोमोसोम है जिनके आर्म्स ऊपर की ओर थे और सेंट्रोमियर नीचे की ओर थे, वो इधर चला जाएगा, इसीलिए इसको अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया, अपोजिट पोल की ओर क्या किया, ये मूव किए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो सेल्स में 92 तक की होती है। कितनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 92। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, ऊपर 46 और नीचे 46। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास टीलोफेज। अब टीलोफेज का कंडीशन में क्या होगा, ये लास्ट एंड है या फिर लास्ट फेज है। टील मींस होता है एंड, क्या होता है, टील मींस एंड, फेज मींस होता है अपीयरेंस। तो ये क्या होता है, लास्ट में दिखाई देने वाली फेज है, इसलिए इसको टीलोफेज कहता है। टील मतलब क्या होता है, अब ये जो क्रोमोसोम है क्या पहुंच जाते हैं अपने एंडिंग पॉइंट पर, मतलब ये अपने पोल पे पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं। ये क्रोमोसोम श्रंक हो जाते हैं धीरे धीरे करके, अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाते हैं, और ये क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। मतलब क्या था, इस प्रोफेज के जस्ट अपोजिट फेज होता है हमारे पास टीलोफेज। इस टीलोफेज कंडीशन में यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो क्या करेगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाते हैं, और इसके अलावा जो क्रोमोसोम था वो क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाते हैं,
और जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे वो सभी क्या होते हैं, फिर से इसमें फॉर्म हो जाते हैं। कौन से स्टेज में, टीलोफेज में। इसीलिए इसको कहा गया है किसके अपोजिट कहा गया है, किसके अपोजिट कहा गया है, प्रोफेज के। क्योंकि हमने देखा था प्रोफेज में क्या हो चुकी थी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे, न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, सब डिसअपियर हो रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फिर से क्रोमोसोम क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा जो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गए थे वो न्यूक्लियस फिर से बन गए। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर थे वो ऑर्गेनेल फिर से बन गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टीलोफेज। मतलब क्या हो गया, फिर से पुरानी वाली कंडीशन में आ गई है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सेल्स है वो क्या करेगा, इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज तक का हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब क्या होगा, अब हमारे पास न्यूक्लियस का तो इक्वल डिवीजन हो गया, इक्वली बंटवारा हो चुका है। लेकिन अब क्या है, जो सेल्स के ये जो साइटोप्लाज्म है इसका बंटवारा करना पड़ेगा। इसका क्या हो चुका है, हमारा बंटवारा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है इनको बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। जनरली एनिमल के केसेस में होता ये है कि अगर कोई सेल्स है तो वो क्या करेगी, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ग्रूव बनाएगी। देख रहे हो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, ग्रूव बना रही है और खांच बनाएगी, और खांच बना के क्या करेगी, अंततः हम दो सेल में इसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, बांट देती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल से हमको क्या मिल रही है, दो डॉटर सेल मिल रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का था उतना ही जेनेटिक मटेरियल जो नए बनने वाले डॉटर रहते हैं उनमें हमको दिखाई देता है। और इसके अलावा जो प्लांट की बात करें तो प्लांट में होता है फ्रैग्मोप्लास्ट के थ्रू। अभी हम लोगों ने एनिमल के केसेस में पढ़ा है जनरली। और अगर यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म की साइटोकाइनेसिस की स्टडी अगर हम करते हैं तो प्लांट की केसेस में क्या होता है, ये सपोज कि हमारे पास कैरियोकाइनेसिस से मिला सेल है, तो इसमें क्या होता है, बीच से फ्रैग्मोप्लास्ट बनेगा जो गोल्जी बॉडी की बनी होती है ऐसे। वो क्या करेगा, इसको दो पार्ट में फिर से दो नए सेल में क्या करेगा, या फिर दो नए डॉटर सेल को में क्या करेगा, इसको बांट देगा। इस प्रकार हमारा क्या होता है, एम फेज कंप्लीट होता है, माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी शॉर्ट में आप लोगों को दे सकूं और कंटेंट अच्छी देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कैमरे की क्वालिटी आप लोगों को जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी कंटेंट। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी पीडीएफ फॉर्म बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू थोड़ा सा मेरे तरफ से भी डिले हो रहा है कि कंटिन्यू मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू मैं क्लास को कर पाऊँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद और अच्छे से पढ़िए।